नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। राज्य के स्वामित्व वाली एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि एविल ने भारतीय सेना के द्वारा 400-155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम की RFI का जवाब देगी। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है वो 155 मिलीमीटर बाय 52 धनुष हॉविजर की पेशकश करने की योजना बना रही है, जिसे कि बेस लाइन 155 मिलीमीटर बाय 45 यानी कि 45 कैलिबर हॉविजर पर विकसित किया गया था, जिसका भारतीय सेना ने 2019 में 114 यूनिटों का ऑर्डर दिया था। जो भारतीय सेना की जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार भारतीय सेना मैदानों, पहाड़ों और रेगिस्तान में अपनी रेजिमेंटों को आर्टिलरी गन से लैस करना चाहती है और इस तोप का वजन, जैसे कि आपको मैंने बताया भी था डिफेंस अपडेट में, वो 15 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के अनुसार सिस्टम सभी इन सर्विस गोला बारूद को फायर करने में सक्षम होना चाहिए और साथ ही ये भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ मौजूद सड़क और ट्रैक नेटवर्क पर काम करने में सक्षम होना चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत जापान के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है, जो कि समय की मांग भी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। ऐसे में जापान ने अभी हाल ही में अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ाया है। अब ऐसे में भारतीय सेना एक मौका चाहती है जापान को भी भारत निर्मित जो स्वदेशी हथियार है उन्हें दिखाया जा सके और उनका एक्सपोर्ट किया जा सके। ऐसे में भारतीय सेना ने भारतीय वेंडर से कहा है कि वे अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उन्हें भारतीय सेना को हैंडओवर करे ताकि वो उसे जापान में प्रदर्शित कर सकेगी, ताकि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। कहा जा रहा है कि इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत आने वाले बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज में दिखाएगा, जो कि जापान में 13 फरवरी से होने जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स को यानी कि डिफेंस उपकरणों को सेलेक्ट भी किया है, जिनमें कि ड्रोन्स, मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम, रोबोट्स, राइफल, बॉडी आर्मर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स शामिल हैं। और ऐसे में भारत अपने हथियारों के एक्सपोर्ट के लिए जापान को भी एक बाजार के तौर पर देखना शुरू कर चुका है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 300 4x4 लॉजिस्टिक रफ टेरन व्हीकल्स के लिए, जिन्हें की फास्ट ट्रैक रूट के तहत खरीदा जाएगा। और ये जो वाहन है वो हाईली मोबाइल और मल्टी कॉन्फ़िगरेशन के साथ होने चाहिए, ताकि इनका इस्तेमाल मीडियम टू हाई एल्टीट्यूड एरिया, जो कि 16,000 फीट तक है, वहां पर इन्हें डिप्लॉय किया जा सके। और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अनुसार इन वाहनों का जो कर्व वेट है वो 1 टन से कम होना चाहिए। इनकी जो स्पीड है यानी कि गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। साथ ही इनकी ऑपरेटिंग रेंज 100 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और ये 30 हॉर्स पावर वाले इंजन से संचालित होने में सक्षम होने चाहिए। यही नहीं, इन वाहनों में इनबिल्ट कोल्ड स्टार्ट सिस्टम भी होना चाहिए। साथ ही इन वाहनों को चिनूक Mi-26 हेलीकॉप्टर से पोर्टेबल किया जाने में भी सक्षम होना चाहिए और ये पैराड्रॉपेबल भी होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। फिलीपींस दोस्तों एक बार फिर से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता है। कहा यह जा रहा है कि फिलीपींस की नौसेना अब अपने फ्रंट लाइन वॉरशिप में ब्रह्मोस मिसाइल को लगाने का विचार कर रही है, लेकिन दोस्तों इसके लिए काफी टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये कोई रातों रात का खेल तो है नहीं। इसके लिए बकायदा जो फिलीपींस की नौसेना के जो शिप्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा। उसी के बाद इन मिसाइलों को इनके फ्रंट लाइन वॉरशिप में लगाया जा सकता है। हालांकि फिलीपींस मिलिट्री के जो थिंक टैंक्स हैं उनका कहना है कि फिलीपींस की नौसेना को कोस्टल ब्रह्मोस बैटरी को अपने कुछ नॉन कॉम्बैट शिप्स में लगाना चाहिए, जिसमें कि ऑक्सिलरी सपोर्ट शिप और कार्गो शिप्स हैं, जिनमें कोस्टल ब्रह्मोस बैटरी को तैनात किया जा सकता है। और ये एक तुरंत समाधान भी दे सकता है फिलीपींस की नौसेना को, जब तक फ्रंट लाइन वॉरशिप में ब्रह्मोस मिसाइल को लगाए जाने के लिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं वो नहीं हो जाते। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने अपने उत्तम मार्क II रडार को डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रदर्शित किया था, जिसमें कि 912 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं, जो कि पहले के बेस लाइन उत्तम रडार के 780 यानी कि 780 ट्रांसमिट मॉड्यूल से ज्यादा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्तम मार्क II रडार को तेजस मार्क II प्रोग्राम के शुरुआती चरणों में लगाया जाएगा, लेकिन कुछ खबरें सामने भी आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर फर्म ने 3 में से 2 उत्तम मार्क II रडार को HAL को दिया है, जिसे कि 2 तेजस मार्क 1A टेस्ट बेड में टेस्ट भी किया गया है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में एक ज्यादा पावरफुल उत्तम मार्क II रडार लगा होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि अर्मीनिया को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको मालूम है कि अर्मीनिया का अक्सर अजरबैजान के साथ संघर्ष होता रहता है। ऐसे में अब अर्मीनिया अपनी वायुसेना यानी कि एयरफोर्स को और मजबूत बनाना चाहता है। अर्मीनिया के पास Su-30 SM फाइटर जेट्स हैं, जिसे कि उसने रशिया से 2019 में खरीदा था, लेकिन जब युद्ध हुआ था अर्मीनिया और अजरबैजान में, तब अर्मीनिया ने इनका इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि स्ट्राइक मिशन में इनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाए। कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। जिसका एक प्रमुख कारण यह था कि अर्मीनिया के पायलट्स को Su-30 के बारे में ज्यादा ट्रेन नहीं किया गया था
और साथ ही आर्मीनिया ने अपने इन फाइटर जेट्स के लिए कोई अतिरिक्त मिसाइल पैकेज भी नहीं लिया। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि आर्मीनिया अपनी एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत से मदद लेगा और अपने पायलट्स को भारत से ट्रेनिंग दिलवाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बड़ा ऑफर भी भारत को मिलने वाला है, जिसके तहत भारत निर्मित जो मिसाइलें हैं, खास करके एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, उन्हें भी भारत आर्मीनिया को देगा, जिनमें कि 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल, 100 किलोमीटर रेंज वाला गौरव ग्लाइड बम, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और साथ ही ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी भारत आर्मीनिया को दे सकता है। दोस्तों आर्मीनिया के Su-30SM में अगर भारतीय हथियारों का ये पैकेज लग जाता है, क्योंकि आर्मीनिया भी डायरेक्टली रशिया से हथियार नहीं खरीद सकता है और ना ही वो इन फाइटर जेट्स के लिए मिसाइल खरीद सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत का ये जो हथियार पैकेज आर्मीनिया को अगर मिलेगा, खास करके उनके Su-30SM के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि अजरबैजान के लिए ये बेहद घातक होगा और ये उनके लिए एक बड़ा सरदर्द बन जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारत ने एक बार फिर से चाइना को एक जबरदस्त पंच दिया है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए एक पुल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में सीमा पार किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है और वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। आगे उन्होंने बताया कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के सियांग में राजनाथ सिंह जी ने सीमावर्ती इलाकों में निर्मित 28 मूल ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। राजनाथ सिंह जी ने जो 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित किया है, उनकी अनुमानित कीमत करीबन 724 करोड़ रुपए है, जिनमें कि 22 ब्रिज और 6 रोड प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें से एक ब्रिज अरुणाचल प्रदेश को समर्पित है, जो कि भारतीय सेना को एक महत्वपूर्ण बढ़त देगा तेजी से LAC के फ्रंटलाइन एरिया में जाने के लिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। अग्निपथ स्कीम के तहत अब देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और अगले 6 महीनों तक इन सभी अग्निवीरों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद ही अग्निवीर देश की रक्षा और सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। भारतीय सेना ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों सेना में अग्निवीर के पहले बैच में महिलाएं भी शामिल है, जिन्हें की बेंगलुरु स्थित कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस बेंगलुरु कर्नाटका महिला अग्निवीरों के लिए है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान ने इतिहास रचा है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटल ग्राउंड में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। कैप्टन शिवा चौहान की तैनातगी कुमार पोस्ट में हुई है। सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहां स्थिति और परिस्थिति दोनों काफी विकट होती हैं और ये पहली बार है कि भारतीय सेना की ओर से किसी महिला अधिकारी को इस खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि कैप्टन शिवा चौहान करीबन 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर अपना फर्ज देश के लिए निभा रही हैं और वो -31 डिग्री के तापमान पर अपनी ड्यूटी निभाएंगी। हालांकि डायरेक्टली किसी को नहीं भेजा जाता वहां पर, उससे पहले यानी कि पोस्टिंग से पहले कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और जब वो मानक पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही आगे किसी भी सैनिक को भेजा जाता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के अंतर्राष्ट्रीय माउंटेनियर नीतीश सिंह ने दक्षिण अफ्रीका से आपके अपने टेक्निकल अर्थ डिफेंस चैनल के लिए एक संदेश भेजा है। I'm at the top of Mount Meru and I would like to say well wishes to Technical Astra is really doing great for the Indian Army, for the defense people, and all the best to you. Keep climbing. I am Nitish Singh, an international mountaineer और अभी मैं अफ्रीका की 5th हाईएस्ट माउंटेन पे हूँ और all the best Technical Astra for doing it great. All the best. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश सिंह गोरखपुर शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर 42 घंटे में तिरंगा फहराकर देश का नाम भी रोशन किया है। साथ ही नीतीश सिंह के पिता भी भारतीय सेना में रह चुके हैं और साथ ही नीतीश सिंह की डिफेंस खबरों में काफी रुचि रहती है, इसीलिए उन्होंने एक प्यार भरा संदेश आप सभी लोगों के लिए भेजा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर आ रही है। एस जयशंकर जी ने चीन का असली चेहरा दुनिया को दिखाया। जयशंकर जी इन दिनों ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि कैसे चीन दूसरे देशों पर आक्रामकता का प्रदर्शन करता रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन वो देश है जो किसी भी समझौते को मानने में यकीन नहीं रखता। और 9 दिसंबर को पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ करके अपने आप को साबित भी कर दिया और उनके 300 सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो गए थे, लेकिन भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ इन चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि चाइना हर तरीके के नियमों को तोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेकर लताड़ा है। जयशंकर जी ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की भूमिका में
पाकिस्तान एक आतंक का केंद्र बन गया है। एस जयशंकर जी ने कहा कि मैं इससे भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि दुनिया को आतंकवाद पर चिंतित होने की जरूरत है। एक इंटरव्यू के दौरान ऑस्ट्रिया में उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और साथ ही आतंकवाद की निंदा नहीं करने को लेकर यूरोपीय देशों की भी आलोचना की। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रशिया को दोस्तों एक बड़ा झटका लगा है यूक्रेन के साथ जंग में, और इस साल की शुरुआत में ही केवल 2 दिनों में दोनों तरफ से 113 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी सेना ने अमेरिका के हिमार्स रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए एक ही बारी में 63 यानी कि 63 रूसी सैनिकों को मार दिया है। रशिया ने कहा कि यूक्रेन के भी 50 से ज्यादा सैनिक उन्होंने मार दिए हैं। पिछले 10 महीनों में ये पहली बार है जब रशिया ने किसी घटना में अपने 60 से ज्यादा सैनिकों की मौत को स्वीकारा है। यह रशिया के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके पीछे का कारण अमेरिका का हिमार्स मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। पाकिस्तान को दोस्तों एक बार फिर से चाइना ने चूना लगा दिया है, और इससे पहले भी कबाड़ वाले हथियार पाकिस्तान को चाइना ने बेच दिए, लेकिन अब कंगाल पाकिस्तान को एक और बड़ा धोखा मिल गया है। पाकिस्तानी रेलवे ने करीबन चीन से 14 करोड़ 90 लाख डॉलर की बोगियां आयात की थी ताकि उन्हें पाकिस्तान में दौड़ाया जा सके। ये बोगियां पाकिस्तानी रेलवे ट्रैक पर चल नहीं पा रही है, जिससे कि उनकी क्षमता और गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के रेलवे के उन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने चीन जाकर इन बोगियों की जांच की थी और उसे पाकिस्तान के लिए अनुकूल बताया था। ऐसे में कुछ रिपोर्ट सामने आई है। अब कहा जा रहा है कि उन्हें अब करोड़ों रुपए की इन चीनी बोगियों को पाकिस्तान में चलने लायक बनाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। पाकिस्तानी रेलवे की इसकी लाइन के लिए मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि चीनी बोगियों के अंदर बहुत ज्यादा मोटी प्रेशर पाइपलाइन लगी है, जिससे ब्रेक ठीक ढंग से नहीं लगेंगे और दुर्घटना होने का खतरा है। यहाँ पे दोस्तों चाइना ने धोखा तो बाद में दिया, पहले तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने ही धोखा दे दिया, जो कि जांच करके आए, उसके बाद सेलेक्ट भी कर लिया और फिर इसमें खामियां सामने आ गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा मामला हेरा फेरी का है। पाकिस्तान का रेलवे भी इतना कंगाल हो चुका है कि उसके पास ट्रेन चलाने के लिए तेल नहीं बचा है। तो फिलहाल के दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।